रूही और हाजिम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जबकि ज़ायान की यूनिवर्सिटी कॉलेज से थोड़ा आगे ही थी। इसलिए वो रोज़ाना उनको कॉलेज छोड़ते हुए यूनिवर्सिटी जाता, और चूंकि छुट्टी का वक्त सेम था तो वापसी पर वो तीनों साथ ही लौटते थे। रोज़ाना की तरह आज भी ज़ायान लाउंज में खड़ा चिल्ला रहा था, रूही आ जाओ यार, लेट हो रहा है मुझे। आ गई, बस 1 मिनट। रूही हाथ पर वॉच बांधते हुए कमरे से निकली, और अब वो भी ज़ायान के साथ चिल्लाने में उसका साथ दे रही थी। हाजिम आ जाओ, कितनी देर लगाते हो तैयार होने में, तुम तो लड़कियों को भी पीछे छोड़ चुके हो, और अगर अब तुम 3 तक काउंट करने पर ना आए तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना। रूही ने मामूल की धमकी दी, और वो भी 9 काउंट होने तक अलादीन के जिन की तरह हाजिर हुआ था। वो जानता था कि उनसे कुछ बईद नहीं था, वाकई उसे छोड़कर वो चले जाते, जबकि आयशा उनको यूं देखकर मुस्कुरा दिया करती। जान थे वो तीनों इस हवेली की। आयशा ही जानती थी उन तीनों के जाने के बाद वो कैसे वक्त गुजारती थी। आयशा को अल्लाह हाफिज कहते वो तीनों बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पूरे रास्ते भी हाजिम और रूही की तू मैं जारी रही थी। अल्लाह अल्लाह करके उनका कॉलेज आया, और ज़ायान ने शुक्र का कलमा पढ़ा। कॉलेज में दाखिल होते ही रूही ने रुबाब को अपना मुंतज़िर पाया। हाजिम को बाय करती वो रुबाब की जानिब बढ़ी। रूही के साथ हाजिम को देखकर रुबाब ने नज़रें चुराई थी। वो हाजिम की आंखों में मौजूद मफहूम को अच्छे से जानती थी, लेकिन वो अपने साथ साथ उसे किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए रोज़ की तरह आज भी उसे इग्नोर करती रूही को लेकर आगे बढ़ गई थी। और रोज़ की तरह आज भी हाजिम की उम्मीद टूटी थी, लेकिन वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो भी अज़्म कर चुका था कि रुबाब को मना कर रहेगा। दोबारा वही अज़्म करता। वो अपनी क्लास की जानिब बढ़ गया। आज रूही के पास बहुत सी बातें थी रुबाब को बताने के लिए, इसीलिए क्लास खत्म होते ही दोनों कॉलेज के वसी लॉन में बैठी खुश गप्पियों में मसरूफ़ थी। पास ही पड़े चिप्स और निम्को वगैरह के रैपर्स अपनी आज़ादी पर जश्न मनाते हवा के साथ उड़ रहे थे इधर उधर। अलबत्ता पेप्सी के कैन उनके हाथों में थे, जिनसे वक्तन फवक्तन वो घूंट भर लेती। चेहरों से बेफिक्री झलक रही थी। वो दोनों एक दूसरे की बातों पर बुलंदो बाला कह कहे लगा रही थी। रूही ने उसे आयशा के बारे में एक एक बात बताई थी। रूही तो आयशा की तारीफें करते नहीं थक रही थी। अब भी उनकी बातें जारी थीं कि हाजिम उनके पास चला आया। क्या हो रहा है गर्ल्स? हाजिम बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछ रहा था, जबकि नज़रें रुबाब पर मरकूज थीं। कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूही ने तड़क कर कहा। मैंने क्या करना है, बस आज सर छुट्टी पर है तो क्लास ऑफ है, सोचा तुम्हारी खैर खबर ले लूँ। हाजिम ने जल्दी से बहाना बनाया। मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, हाजिम के बच्चे, सुधर जाओ अब तुम। रूही ने उसे वार्न करते हुए कहा। मेरी प्यारी बहन, देखो अच्छी बहन नहीं हो तुम। हाजिम ने मस्का लगाया तो उसने हाथ में पकड़ा रजिस्टर खींचकर उसके बाजू पर मारा, तो वो गुस्से से उसे घूरता अपना बाजू सहलाने लगा। उसके इतने भारी रजिस्टर ने उसे हिला डाला था, क्योंकि वो उसके वार के लिए बिल्कुल तैयार ना था। जबकि रुबाब खामोश खड़ी उन दोनों को देख रही थी। रूही छोड़ो, चलो अब क्लास स्टार्ट होने वाली है। रुबाब ने रूही के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते कहा। एकदम जाजिम का फलक शगाफ कह कहा बुलंद हुआ। उसके इस तरह हंसने पर रूही को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। अरे ऐसे क्यों हंस रहे हो, कोई जोक मारा है क्या रूही ने, या तुम पागल हो गए हो? किसी जोक से कम भी नहीं था। चलो रूही, क्लास का टाइम हो रहा है। तुम दोनों कब से पढ़ने लगी बाय द वे, नालायक अवाम? हाजिम ने रुबाब का मजाक उड़ाते हुए इस्तेहज़ाइया लहजे में कहा। नालायक होंगे आप, इसलिए आपको बाकी सब भी वैसे ही दिखते हैं। दूसरों का मजाक उड़ाने से अच्छा है कि खुद पर ध्यान दें। रुबाब तड़क कर बोली, और बगैर उसके जवाब का इंतजार किए रूही का हाथ थामे आगे बढ़ गई। रूही जाते जाते भी अबरूज खाकर उसे चिढ़ाना नहीं भूली थी, और पीछे से हाजिम कुलस कर रह गया था बस। ब्लैक कलर की मर्सिडीज, जिसके आगे पीछे और भी बहुत सी गाड़ियां थी। सारी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे तेज रफ्तारी से उस कुशादा सड़क पर दौड़ रही थी, जिसमें बहुत से बॉडीगार्ड्स अलर्ट बैठे थे। गांव से निकलकर शहर की हुदूद में दाखिल हो गई थी वो गाड़ियां। जो भी देखता दंग रह जाता। तमाम गाड़ियां एक से बढ़कर एक मॉडल की थीं, और हैशम के शायान शान शहर की महंगी तरीन गाड़ियां थीं। शहर के मशहूर और महंगे तरीन मॉल के सामने गाड़ियों के टायर चरचराए। एक गार्ड ने गार्ड्स लम्हे भर से पहले गाड़ियों से निकले। जल्दी से हैशम खान की गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया। हैशम खान अपनी पर्सनालिटी लिए हैशम खान पूरी शानो शौकत से गाड़ी से बाहर निकला। ब्लैक 3 पीस सूट में, सन ग्लासेस लगाए, बहुत हैंडसम लग रहा था।
आज आयशा के लाख मना करने के बावजूद हैशम उसे शॉपिंग पर लाया था। वो जानता था आयशा कभी खुद उसे नहीं बताएगी कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। वो अपनी मखसूस चाल चलता गाड़ी के दूसरी जानिब आया। गार्ड्स जो आयशा गुल की जानिब का दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा ही था, हैशम खान की आवाज़ पर उसका बढ़ता हाथ वहीं रुका। रुक जाओ, हम खुद ही कर लेंगे। इतना कहकर हैशम ने दरवाज़ा खोला और आयशा का हाथ थामकर उसे बाहर निकलने में मदद दी। हैशम को गार्ड का आयशा के लिए दरवाज़ा खोलना नागवार गुजरा था। आयशा को तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं की शहजादी हो और हैशम उसका शहजादा। गार्ड्स खामोश खड़े हैरानगी से हैशम को ये सब करते देख रहे थे। वो इंसान जिसने आज तक अपना कोई काम खुद ना किया था, अपनी बीवी के लिए ये सब कर सकता है, किसने सोचा था। चलिए आयशा गुल, हैशम खान आयशा को मुखातिब करते बोला, जो इधर उधर देखने में मसरूफ़ थी, जबकि चेहरे पर वाज़े खौफ था। पेशानी पसीने से तर थी, उसका जिस्म होले होले कांप रहा था। हैशम खान की आवाज़ पर एकदम हड़बड़ा कर उसने उसकी तरफ देखा। हाँ, आयशा की जानिब से टूटा फूटा जवाब आया। लहजे में घबराहट वाज़े थी, आंखों से आंसू बह निकले। क्या हुआ आयशा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हैशम ने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि वो उसे कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। मुझे बहुत डर डर लग रहा है। उसकी नज़रें अब भी इर्द गिर्द का जायज़ा ले रही थी। किस बात का डर आयशा गुल? हैशम ने पास आते पूछा। अगर फिर से मुझे कोई अगवा। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि हैशम ने उसे टोका। ऐसा कभी नहीं होगा आयशा गुल, और हैशम के होते हुए अगर किसी ने उसकी आयशा को नज़र उठाकर भी देखा तो फिर वो आंखें कभी कुछ देखने के काबिल ही नहीं रहेंगी। हैशम ने उसका हाथ थामते हुए कहा और उसे लिए मॉल के अंदरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ा। हैशम के हाथ थामने से आयशा को काफ़ी हौसला हुआ था, क्योंकि वो जानती थी कि हैशम उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती उसके संग चल पड़ी। हैशम को देखते ही वॉचमैन जल्दी से मुअद्दब अंदाज में खड़ा हुआ। कांच का वो भारी दरवाज़ा आगे बढ़कर खोल गया। हैशम खान के मॉल में दाखिल होते ही मैनेजर ने भी आगे बढ़कर सलाम किया, जिसका जवाब हैशम ने बहुत उम्दा अंदाज में दिया। जहाँ सबकी नज़रें हैशम के आने पर उठी थीं, वहीं उसके साथ आयशा को देखकर सबकी नज़रें झुक चुकी थीं, क्योंकि वो जानते थे कि हैशम खान के घर की औरत पर नज़र डालने का क्या नतीजा हो सकता है। हैशम ने अपनी ही पसंद से आयशा को सब कुछ लेकर दिया। वो तो बस किसी रोबोट की मानित उसके साथ चल रही थी। हैशम खान उसे लिए ज्वेलरी शॉप पर दाखिल हुआ। तभी उसकी नज़र एक बहुत हसीन लॉकेट पर पड़ी। आयशा, कैसा लग रहा है ये? हैशम ने लॉकेट उसके सामने करते हुए कहा। बहुत खूबसूरत है। आयशा ने उस नाजुक से लॉकेट को हाथ में थामते हुए कहा। इतना कहकर उसने नज़र उठाकर हैशम की तरफ देखा कि उसकी नज़र सामने लगे शीशे में नज़र आते चेहरे पर पड़ी, और तभी सामने नज़र आते वजूद की नज़रें भी उससे टकराई थीं। उसी पल आयशा के हाथों से लॉकेट गिरकर ज़मीन की नज़र हुआ। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था तो दूसरा जा रहा था। हैशम खान ने एक नज़र साथ खड़ी आयशा को देखा और लॉकेट उठाने के लिए झुका, लेकिन जब वापस नज़र उठाई तो आयशा को ना पाकर हैशम को अपना दिल डूबता महसूस हुआ। आयशा को खोने का सोच कर ही हैशम को अपने अंदर ज़िंदगी ख़त्म होती महसूस हुई। एक लम्हे की भी देर किए बिना वो आयशा की तलाश में शॉप से बाहर निकला, और अब उसकी नज़रें आयशा को ढूंढ रही थी। इतना तो उसे पता था कि वो मॉल से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि बाहर उसके गार्ड्स की पूरी फौज निगरानी के लिए मौजूद थी। आज रूही कॉलेज नहीं आई थी, इसलिए रुबाब अकेली ही कॉलेज के लॉन में बैठे आस पास से बेखबर किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। जब भी कोई किताब पढ़ने बैठती तो उसमें खो सी जाती। अब भी उसे नहीं पता था कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम, हाजिम की आवाज़ पर उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। वालेकुम अस्सलाम, रुबाब ने जवाब दिया। कैसी हैं आप? हाजिम ने उसके बराबर बैठते हुए पूछा। बहुत बुरी, रुबाब ने मुंह बिसोरते कहा। वो तो मुझे पता है, तबीयत का पूछा था मैंने बस। सामने से भी फिर हाजिम था, ढीठों का सरदार। मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, रुबाब ने तड़क कर कहा। खैर, कुछ पूछना था आपसे, हाजिम ने उसकी बात को इग्नोर करते कहा। पर मुझे आपको कुछ नहीं बताना, समझे आप? अब आप जा सकते हैं, रुबाब ने रुख मोड़ कर कहा। मैं आज अपनी बात का जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा, हाजिम ने भी डट कर मुकाबला किया। तो ठीक है, मत जाइए, मैं ही चली जाती हूँ। रुबाब इतना कहकर उठकर जाने ही लगी थी कि हाजिम ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोका। सिर्फ इतना बता दो कि इग्नोर क्यों कर रही हो मुझे? जब भी कोई बात करता हूँ चली जाती हो वहाँ से, क्यों? हाजिम ने बेबस लहजे में कहा। मैं आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ, रास्ता छोड़े मेरा।
वरना मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी प्रिंसिपल से। रुबाब उसे धमकाते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगा रास्ता, जिससे कहना है कह दो, मोहब्बत की है तुमसे, कोई जुर्म नहीं किया मैंने। हाजिम ने मजबूत लहजे में कहा, जुर्म किया है आपने हाजिम? किसने कहा था मुझसे मोहब्बत करने को? किसी ने मजबूर किया था क्या? रुबाब ने सवालिया नज़रों से देखते उससे पूछा। कोई जुर्म नहीं किया मैंने, और मेरे दिल ने मोहब्बत की है तुमसे और हमेशा करता रहेगा। हाजिम ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, बस कर दें हाजिम, ये मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं होती, सब झूठ है। और अगर कहीं गलती से सच्ची मोहब्बत हो जाए ना तो उसे मंजिल कभी नहीं मिलती। और ये जो जुदाई है ना, उसका मोहब्बत से बहुत पुराना याराना है। जहाँ ये देखती है मोहब्बत ने बसेरा कर लिया, वहाँ ये मोहब्बत के गले आ लगती है। और इतनी ज़ोर से गले लगती है ना हाजिम, कि मोहब्बत वहीं अपना दम तोड़ देती है। चाह कर भी सांस नहीं ले पाती मोहब्बत। क्यों आप खुद को मुश्किल में फंसाना चाहते हैं? मेरे पास कुछ नहीं आपको देने के लिए, तो बेहतर यही है कि भूल जाएं मुझे। रुबाब ने अपने लहजे को मजबूत करते हुए कहा, जबकि दिल चीख चीख कर हाजिम की मोहब्बत का तलबगार था। उसे लगा कि कोई नमकीन गोला उसके गले में फंस गया है। वो हाजिम के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त जवाब देती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और खड़ी रही तो रो देगी, इसलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाना चाहती थी। तुम एक दफ़ा मेरी मोहब्बत को कबूल तो करो रुबाब, फिर देखना, हम अपनी मोहब्बत को वहीं ले जाकर बसाएंगे जहाँ जुदाई उसे ढूंढ ही ना पाएगी कभी। और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी मोहब्बत चाहिए। हाजिम ने इल्तजाइया लहजे में इस्तफसार किया। हाजिम प्लीज़, हाजिम प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। रुबाब ने मिन्नत करते हुए कहा, क्योंकि अब वो बेबस होती जा रही थी हाजिम के सामने, और ये गलती वो कभी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, जाना चाहती हो ना, जाओ, पर देखना एक दिन मेरी मोहब्बत की शिद्दत तुम्हें मजबूर कर देगी मेरी मोहब्बत को कबूल करने के लिए। ये वादा है मेरा तुमसे रुबाब। हाजिम ने उसका रास्ता छोड़ते हुए कहा, जबकि अल्फाज की मजबूती से तो रुबाब भी खाइफ हो गई थी। न जाने क्या होगा, या अल्लाह प्लीज़ हाजिम के दिल से मेरी मोहब्बत मिटा दे। वो दिल में दुआ करती जल्दी से आगे बढ़ गई। हाजिम की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। आज फिर नाकामी को फ़ख्र से अपने कंधों पर उठाए वो अपने आशियाने की तरफ लौटा था, पर इरादों में पुख्तगी मजीद बढ़ गई थी। आदिल खान की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब भी वो परेशानी के आलम में यहाँ से वहाँ टहल रहा था, जब नसरीन बेगम उसके कमरे में आई थी और उसे यूं परेशान देखकर फिक्रमंद लहजे में बोली, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? ये बात आप लोग मुझसे ना ही पूछें तो अच्छा है। आप अच्छे से जानती हैं मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार आप लोग ही हैं। आदिल खान ने उन्हें बावर करवाते हुए बोला, हाँ जानती हूँ मैं, तुम्हारी इस हालत की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ वो मनहूस लड़की है। क्या हालत बना दी है उसने मेरे बेटे की। नसरीन बेगम उसके बिखरे बालों को हाथों से संवारते नखुवत से बोली थी, बस कर दें अम्मी, अगर आप यहाँ आयशा को बुरा भला कहने आई हैं तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाएं यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपके साथ बदतमीज़ी करूँ कोई भी। लेकिन आपने अगर आयशा के बारे में कुछ भी बुरा कहा तो मुझसे किसी लिहाज की उम्मीद मत रखिएगा। आदिल खान ने बेबस लहजे में कहा, लेकिन वार्न करना नहीं भूला था। कितना बदल गया है ना आदिल खान तू, आज उस दो कौड़ी की लड़की के लिए तो अपनी माँ को आंखें दिखा रहा है। क्या यही सिखाया है तुझे मेरी तरबियत ने? नसरीन बेगम ने जज्बात का सहारा लेकर वार किया, दो कौड़ी की वो नहीं बल्कि दो कौड़ी की आप लोगों की सोच है। क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने उसके साथ? कुछ भी छुपा हुआ नहीं है मुझसे, कम अज़ कम और नहीं तो इंसानियत के नाते ही अच्छा सलूक कर लिया होता। पर यहाँ इंसानियत है किस में? आदिल खान ने उन्हें साफ साफ आईना दिखाकर नखुवत से रुख मोड़ लिया था। नसरीन बेगम को आदिल खान के अल्फाज तीर बनकर लगे और उसके रुख मोड़कर खड़े होने ने उन्हें मजीद तैश दिलाया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आदिल। इतना कहकर नसरीन बेगम पांव पटक जलती कुर्ती वहां से निकलती चली गई, जबकि आदिल खान फिर से आयशा को वापस हवेली में लाने के मंसूबे बनाने लगा। आदिल खान की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब भी वो परेशानी के आलम में कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रहा था, जब नसरीन बेगम उसके कमरे में आई थी और उसे यूं परेशान देखकर फिक्रमंद लहजे में गोया हुई, क्या हुआ है बेटा, इतना परेशान क्यों हो? ये बात आप लोग मुझसे ना ही पूछें तो अच्छा है। आप अच्छे से जानती हैं कि मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार आप ही लोग हैं। आदिल खान ने उन्हें बावर कराने की कोशिश की थी।
हाँ जानती हूँ मैं, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो मनहूस लड़की है। क्या हालत बना दिया उसने मेरे बेटे की। नसरीन बेगम उसके बिखरे बालों को अपने हाथों से संवारते हुए नखुवत से बोली, बस कर दें अम्मी। अगर आप यहाँ आयशा को बुरा भला कहने आई हैं अगर आप आयशा को यहाँ बुरा भला कहने आई हैं तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चली जाएं यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं आपके साथ बदतमीजी करूँ। लेकिन अगर आपने अब आयशा के बारे में कुछ भी और बुरा कहा तो मुझसे लिहाज की उम्मीद मत रखिएगा कोई भी। आदिल खान ने बेबस लहजे में कहा, लेकिन वार्न करना नहीं भूला था। कितना बदल गया है ना तू आदिल खान। आज उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए तो अपनी माँ को आंखें दिखा रहा है। यही सिखाया था क्या मैंने तुझे, ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी। नसरीन बेगम ने जज्बात का सहारा लेकर एक और वार किया। 2 कौड़ी की वो नहीं, आप लोगों की सोच है 2 कौड़ी की। क्या कुछ नहीं किया आप लोगों ने उसके साथ, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है मुझसे। कम अज़ कम और नहीं तो इंसानियत के नाते ही अच्छा सलूक कर लिया होता। पर यहाँ इंसानियत है किस में। आदिल खान ने उन्हें साफ साफ आईना दिखाकर नखुवत से मुंह मोड़ लिया। नसरीन बेगम को आदिल खान के अल्फाज तीर की तरह लगे थे और उसके रुख मोड़कर खड़े होने पर उन्हें मजीद तैश आ गया था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आदिल। इतना कहकर नसरीन बेगम पाँव पटकती जलती कुर्ती वहाँ से निकलती चली गई, जबकि आदिल खान फिर से आयशा को वापस हवेली लाने के मंसूबे पर गौर व फिक्र करने लगा। वो दोनों जैसे ही घर में दाखिल हुए, रूही सामने सोफे पर मुंह लटकाए बैठी थी। क्या हुआ रूही, मुंह क्यों लटका रखा है मेरी गुड़िया ने। जायान ने उसके पास बैठते प्यार से पूछा। भाई वो मुझे आयशा भाभी की याद आ रही है। पूरे 5 घंटे हो गए हैं उन्हें गए, रूही ने मासूमियत से कहा। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है, शॉपिंग पर ही तो गई हैं, आ जाएंगी शाम तक। जायान ने उसे प्यार से समझाया। हद हो गई है रूही, मैंने तो समझा कि न जाने ऐसा क्या हो गया जो हाथी जितना मुंह सुजा रखा है। वैसे मैं जानता था कि कोई फजूल ही बात होगी। चूहिया चूहिया जितना तो दिल है तुम्हारा चूहिया जितना तो दिल है तुम्हारा। इससे पहले कि रूही कुछ कहती, हाजिम जो बोलने के लिए हमेशा तैयार रहता था उसने बोलना लाजमी समझा। अब अगर तुमने मुझे चूहिया कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। रूही अब सब दुख दर्द भुलाकर मैदान में उतर चुकी थी। वो ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाने वाली और छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाने वाली। और हाजिम यही तो चाहता था, वो उसे यूं उदास कैसे देख सकता था। उससे ही तो रौनक थी उस बड़ी सी हवेली में, और वो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था। वो हमेशा उसे हंसते हुए देखना चाहता था। वो सबको हंसाना तो जानता ही था, लेकिन अपने गमों को छुपाने में भी उसे महारत हासिल थी। हाय अल्लाह, क्या दौर आ गया है, लोग अपनी असलियत मानने से इनकारी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अब चूहिया को चूहिया ना बोले तो बंदा क्या बोले। हाजिम ने कानों को हाथ लगाते हुए कमाल की एक्टिंग की। हाजिम अब पिटोगे तुम मुझसे, चुप हो जाओ, अब ज्यादा हो रहा है बहुत। रूही ने शहादत की उंगली दिखाते हुए कहा। हाय मैं तो डर गया। हाजिम ने डरने का नाटक किया। बस कर दे हाजिम, क्या हर वक्त तंग करता रहता है। जायान ने एक मुक्का उसकी कमर पर रसीद करते कहा। कमर तोड़ेगा क्या, खुद को देख और मुझे देख, खा खा कर पता नहीं कितने रकबे की ज़मीन पर कब्जा कर चुका है, दिन ब दिन फैलता जा रहा है। फट मत जाना किसी दिन। हाजिम ने उसके खाने पर चोट करते हुए कहा, जो अब भी हाथ में पकड़े सेब के साथ इंसाफ कर रहा था। इतना भी मोटा नहीं हूं मैं, समझा, अब बंदा खाए भी ना। जायान खफा होते बोला। चल तूने इतना तो माना कि तुम मोटा है। हाजिम ने जोरदार कहका लगाते हुए कहा। इससे पहले कि यह जंग मजीद बढ़ती, जैनी की आवाज़ पर तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। आ जाओ गाइस, खाना बन चुकी है। जैनी को उर्दू बोलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था, और जब भी बोलती तो उन तीनों का कहकहा ज़रूर बुलंद होता था। पर जैनी ने कभी उनकी बातों का बुरा नहीं माना, क्योंकि वो तीनों उसके दिल के बहुत करीब थे, और उसका उनके अलावा कौन था। आ रहे हैं जेनी डार्लिंग, हाजिम ने उसी के अंदाज में जवाब दिया। और तभी तीनों जोरदार कहकहा लगाते डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए, और अब भी उनमें सबसे आगे जायान ही था, खाने का दीवाना।